एक गजल की कुछ पंक्तियां। मुस्कान के इरादे अश्कों में ढल गए, आए बहार बन के खिजा बन के ढल गए। हर बच्चा इस दुनिया में वसंत की तरह आता है और हर बूढ़ा इस दुनिया से पतझड़ की तरह जाता है। आए बहार बन के खिजा बन के ढल गए, मुस्कान के इरादे अश्कों में ढल गए। हकीकत न जान पाए गम और खुशी की हम, हकीकत न जान पाए गम और खुशी की हम, थे गुल गले लगाए शूलों से छल गए। हमारी नजर बहुत धोखा खाती है, बार बार धोखा खाती है। दूर से हमें जो फूल जैसा लग रहा था वो कांटा साबित होता है, लेकिन हम अपने अनुभव से सीखते कुछ नहीं। आगे फिर हमें फूल लुभाता है। थे गुल गले लगाए शूलों से छल गए। डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में, दो कलों में आज के बर्बाद पल गए। दो कल, यस्टरडे और टुमारो। हमारी भाषा में दोनों के लिए एक ही शब्द है, कल। आने वाला कल भी और बीता गया कल भी। दो कलों में आज के बर्बाद पल गए, खोए कभी ख्वाबों में, डूबे कभी यादों में। हमारी पूरी जिंदगी बस यही चलता रहता है। कुछ अतीत की स्मृतियां, कुछ भविष्य की योजनाएं, चिंताएं, कल्पनाएं, और इन दो कल के बीच में जो आज का छोटा सा पल है वो बीत जाता है, फिसल जाता है, क्रश हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता। वो इतना छोटा है और आगे पीछे दो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। पुराना अतीत बहुत बड़ा और भविष्य उससे भी और ज्यादा बड़ा। इन दो चट्टानों के बीच में छोटा सा फूल, वर्तमान के पल का, उससे हम चूक जाते हैं। ओशो की आज्ञाओं में से तीसरी आज्ञा, वे कहते हैं अतीत के प्रति मरो ताकि प्रतिपल नए के प्रति जाग सको। अतीत के प्रति मरो। हम अतीत को पकड़ के रखते हैं। अधिकांश लोगों की जिंदगी पास्ट ओरिएंटेड, बस जो पीछे हो चुका उसी की चर्चा, उन्हीं दुखों का रोना, और सैकड़ों बार आंसू बहा चुके हैं उन पे, फिर बहाएंगे। कुछ छोड़ते ही नहीं। कोई घटना घट चुकी, कितनी पुरानी हो चुकी, कब की वो बात जा चुकी। पास्ट इज नो मोर एंड फ्यूचर इज नॉट येट। अतीत अब है नहीं, भविष्य अभी हुआ नहीं। जो है वो केवल वर्तमान का छोटा सा क्षण है, और अगर आगे पीछे में हम उलझे रहे तो वर्तमान के इस क्षण से हम चूक जाएंगे जो अत्यंत आनंद से ओतप्रोत है, उससे हम चूक चूक जाएंगे। और अतीत में जिन चीजों को हम पकड़ के बैठे हैं उसमें से ज्यादातर दुखदायी घटनाएं हैं। और अतीत जा चुका, उसमें कोई हेर फेर भी नहीं हो सकता, कुछ बदलाहट भी नहीं हो सकती। जो हो चुका वो हो चुका। उसको पकड़ के किस लिए बैठे हैं? कोई पागल हो जाए और घर में किसी की मृत्यु हो, माना कि पिता से बहुत प्रेम था, माँ से बहुत लगाव था, लेकिन अब वे मर गए, और वह पागल आदमी उनकी लाश को संजो के रखे घर में। धीरे धीरे घर में ढेर लगता जाएगा पूर्वजों का, और उस घर में जीना मुश्किल हो जाएगा जहां इतनी लाशें इकट्ठी हो जाएंगी। बड़ी सड़ांध पैदा हो जाएगी। अच्छा है इतना पागलपन हमको सवार नहीं होता। कोई मर जाता है, चाहे कितना ही प्यारा हो, शमशान में जाके राख कराते हैं, लेकिन हम अपने मन में हमने लाशों का अंबार लगा रखा है। जरा अपनी स्मृतियों को कुदेरना, उसमें सिवाय अतीत की लाशों के और कुछ भी नहीं है।
कहीं कोई प्राण नहीं, कहीं कोई जीवंतता नहीं, सब राख हो चुका, मगर हम उसको छोड़ते ही नहीं, ऐसे जोर से पकड़ के बैठते हैं। और उस पकड़ की वजह से जो हम चूक जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है वर्तमान का यह पल, जिसमें चैतन्य है, जिसमें आनंद है, जिसमें शांति है, जिसमें उत्सव है। उससे हम वंचित रह जाते हैं, उसका पता ही नहीं चल पाता। अतीत का धुआं धुआं हमारी आंखों में इतना ज्यादा भरा है। जिन लोगों के एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में जानकारी होगी, उनको पता होगा कि पशुओं से मनुष्य में आते आते मस्तिष्क में एक नई चीज विकसित हुई है। वो है प्री फ्रंटल लोब, मस्तिष्क का सबसे सामने वाला हिस्सा। अन्य पशुओं में मस्तिष्क का यह हिस्सा नहीं है, और इस हिस्से का काम है अतीत की स्मृतियों के आधार पर भविष्य की कल्पना करना। कोई पशु कल्पना नहीं कर सकता। ये केवल मनुष्य को एक नई क्षमता मिली है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, कि हम भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और वो कहाँ से आएगा विजुअलाइजेशन? वो आएगा हमारे अतीत से। पुरानी जो घटनाएं घट चुकी हैं, हम उसी में सुधार करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ बेहतरीकरण करके अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। पीछे ऐसा ऐसा हुआ था, काश इसमें ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा ख्याल करके उसका एक सुधरा हुआ रूप हम भविष्य में देखते हैं। तो भविष्य कुछ और नहीं है, अतीत का ही प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड पास्ट, थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप। अब यहां से दो मुश्किलें खड़ी होती हैं। थोड़े से लोग तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, वे इसका सदुपयोग कर लेते हैं। अधिकांश लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, और भविष्य की दुखद स्मृतियों को वे भविष्य में प्रोजेक्ट करके और भी भयानक बना लेते हैं। उनका भविष्य जो कि उनके मन में है, एक्चुअली कहीं भी नहीं है। उन्होंने बहुत खराब कल्पनाएं कर ली। बहुत लोग हैं दुनिया में जो रात को नाइट मेयर्स देखते हैं, दुख स्वप्न। ये वही लोग हैं जो जीते जी भी, खुली आंखों दिन में भी खूब चिंता फिक्र करते हैं। वो दुख स्वप्न देखने का खुली आंखों का तरीका है। खराब खराब बातें सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। डर रहे हैं, खुद अपनी कल्पनाओं से डर रहे हैं। और ये कल्पनाएं आ कहां से रही हैं? अतीत से आ रही हैं, अतीत का प्रोजेक्शन। कुछ लोग जो सुधार के देख रहे हैं भविष्य को, वो तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में चले जाएंगे, आशावादी दृष्टिकोण, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग दुनिया में ऐसा है जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड का है, जो पीछे जो गलत हुआ है उसको और भी बिगड़ा हुआ रूप उसका भविष्य में देखता है, जब और भी खराब कुछ होने वाला है, बहुत ही नेगेटिव होने वाला है। ये अतीत और भविष्य हमें खींचता रहता है, और इस खींचतान में दो कलों में आज के बर्बाद पल गए। छोटा सा पल हमारा बर्बाद हो जाता है। सदगुरु ओशो कहते हैं, अतीत के प्रति मरो, डाई टू द पास्ट। अतीत मर चुका, अब वो कहीं नहीं है। हम भी उससे मुक्त हो जाएं, छुटकारा पाएं। जो नहीं है उसके बोझ को हम क्यों ढो रहे हैं? मैं जब पहली बार नेपाल गया तो वहां एक सज्जन मिलने आते थे अक्सर। वो अक्सर सुनाते थे कि उनके माता पिताजी में झगड़ा हो गया। हर 2-3 दिन बाद बताते थे भयंकर झगड़ा हुआ। पूछा किस बात का झगड़ा होता है? आए दिन हो जाता है। वो कहने लगे बस 2-3 बातें हैं पुरानी। उनके पिताजी उस समय 85 साल के थे और माँ 82 साल की थी। बूढ़े बुढ़िया दोनों को नींद भी ज्यादा नहीं आती थी। सुबह जल्दी उठ जाते 3:30-4 बजे। तो थोड़ी देर तो ठीक ठाक बातचीत होती, उनकी माँ चाय बनाती, उनके पिताजी के लिए चाय करते, तो चलते चलते बात आ जाती। माँ कहती कि जब शादी के बाद हनीमून मनाने काठमांडू गए थे, तो बाजार में वो कौन लड़की थी जो तुम्हें देख के मुस्कुराई थी?
60 62 65 साल पुरानी बात। और पिताजी खूब सफाई देते कि मैं नहीं जानता कौन थी, लेकिन माताजी कहाँ मानने वाले, ऐसे कैसे नहीं जानते, जरूर तुम छुपा रहे हो कुछ। ये तो हर तीसरे चौथे दिन वही का वही मुद्दा फिर छिड़ जाता था। काठमांडू में कौन लड़की थी जो देख के मुस्कुराई थी, और फिर झगड़ा एक बार शुरू हो गया फिर तो सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर तो एक में से दूसरी बात, दूसरी में से तीसरी, चौथी, पांचवी, पूरा दिन खराब हो जाता है। गौर से देखना, अधिकांश पति पत्नियों में जो झगड़ा होता है, पत्नियों की स्मृति ज्यादा है, वो पूरा पिटारा खोल के बैठ जाती हैं। 40 साल पहले तुमने ऐसा कहा था, तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा था, तुम्हारी बहन ऐसा बोली थी, और तुम चुपचाप सुनते रहे थे। शुरू कहानी। अच्छा, पति को बेचारे को इतनी स्मृति नहीं है, आदमियों को बुढ़ापा जल्दी आता है, उनकी स्मृति खो जाती है, वो कुछ कह भी नहीं सकता कि ऐसा नहीं हुआ था, तो मान नहीं पड़ता हुआ होगा। झगड़ा शुरू। एक सज्जन मेरे पास आए और डायनेमिक मेडिटेशन में खूब घूंसे चला रहे थे जोर जोर से। मैंने उनसे बाद में पूछा कि आप किसकी पिटाई कर रहे थे, कहने लगा आप किसी को बताना नहीं। मैंने कभी ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अपने पेट में कोई बात ज्यादा देर रख नहीं पाता, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आपका नाम ना लूं, क्योंकि जिस इंटरेस्टिंग ढंग से आप पिटाई कर रहे थे किसी की काल्पनिक शत्रु की, लग मेरे पिताजी थे वो। क्या बिगाड़ा उन्होंने? बोले कि जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, मेरे पड़ोसी ने आके शिकायत की थी कि मैंने उनके बेटे को मारा है, गिराया है, जबकि मैंने नहीं गिराया था, वो खुद अपने आप गिरा था। स्कूल से बच्चों की भीड़ गुजर रही थी, भीड़ में धक्का खा के वो गिरा था, और वो समझा कि इन्होंने धक्का मारा इस बच्चे ने। उसने शिकायत कर दी अपने पिता से, पिता इनके घर शिकायत करने आए, इनके पिताजी ने इनको 2-3 थप्पड़ मार दिए। पिताजी ने अन्याय कर दिया। कब की बात, ये सज्जन खुद ही उस समय करीब 70 साल के थे। हम कहा आपके पिताजी जिंदा है? वो नहीं, वो तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनका क्या इरादा है, उनको स्वर्ग में भी चैन से न रहने दोगे? उनने 2 थप्पड़ मारे थे तुम्हें 65 साल पहले, आज तक तुम उनकी धुनाई कर रहे हो। लेकिन उन्होंने जिस त्वरा के साथ कैथारसिस की थी डायनेमिक मेडिटेशन में, अगले दिन उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं मुक्त हो गया, वो भार मेरे सिर से उतर गया। दूसरे दिन डायनेमिक मेडिटेशन में उनके पिताजी अवतरित नहीं हुए। अपने अतीत से मुक्त होने का एक उपाय यह है, जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो हमारे मन में स्मृति कोश में बैठ गई हैं, उनसे हम इस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, रीलिविंग, उनको फिर से जी लें एक बार। क्रोध है, कोई बात नहीं, उसका हम अकेले में एकांत में निष्कासन कर दें, रीलिविंग, फिर से उसको जी लें। और चूंकि इस बार हम होशपूर्ण हैं, जागे हुए हैं, इस बार उसका निष्कासन हो जाएगा। भगवान महावीर ने इसको कहा है निर्जरा। जैन धर्म के अनुसार वो जो कर्म हमने किए हैं, उनके कर्माणु हमसे चिपक गए हैं, वो भी सूक्ष्म पदार्थ के अणु के समान ही है। वो जो स्मृति में हमारे बैठ गए हैं, वो कर्माणु हैं। और जैसे हम धूल धमाश झाड़ते हैं, ठीक ऐसे ही उन कर्माणुओं की निर्जरा की जा सकती है। भीतर एक स्वच्छता आ जाएगी, सफाई आ जाएगी। तो अतीत से मुक्ति का उपाय है निर्जरा, उससे छुटकारा पाए। तब हम वर्तमान के क्षण में सजगता पूर्वक, आनंद पूर्वक जी सकते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, भगवान महावीर ने आत्मा को समय कहा है। ऐसा पहली बार कहा गया, उनके पहले कभी किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल आत्मा के लिए नहीं किया था। महावीर ने कहा तुम आत्मा परमात्मा शब्द छोड़ भी दो, समय में ठहरो। उसका नाम है सामायिक, जिसको हम ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। जैन शब्दावली में उसको सामायिक कहते हैं। उसका भावार्थ है समय में ठहर जाना, अर्थात
वर्तमान के पल में रमण, इस पल से यहां वहां ना खिसको, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। सामायिक की धारणा, जब हम कहते हैं ध्यान करो, हमेशा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऐसा लगता है हम एकाग्रता करने की कह रहे हैं। मेडिटेशन इज टेकन एज कंसंट्रेशन, दिस इज टोटली रॉन्ग। मेडिटेशन का अर्थ कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं है। सही शब्द है समय में ठहर जाना, वर्तमान के क्षण में होना। एकाग्रता का सवाल ही नहीं है। परिपूर्ण रूप से सजग, न भविष्य न अतीत, बस यह क्षण। इसका किसी धर्म और संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं हो सकता। इस क्षण में जीना। 2 दशक पहले एकहार्ट टोले की किताब बहुत प्रसिद्ध हुई है, द पावर ऑफ नाउ, शायद आपने पढ़ी होगी किसी ने। महावीर की इस देशना को, ओशो की इस देशना को इलाबोरेट किया है उन्होंने, इसी को विस्तार से कहा है, समय में ठहर जाना, द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान का क्षण। अतीत से मुक्त हो जाएं। और याद रखना, जैसे हम अतीत से मुक्त हुए, हम भविष्य से अपने आप छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि वह अतीत का ही प्रोजेक्शन है। यदि अतीत की स्मृतियां गायब हो जाएं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके मन स्मृतियों को नष्ट कर देगा। वो रहेंगी, जब उनकी जरूरत होगी तब काम आएंगी। जैसे आप कंप्यूटर के लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप उनको भीतर ड्राइव में रख देते हैं, और जिस फाइल पे आपको काम करना है उसको सामने डेस्कटॉप पे रखते हैं। कि जब उस पर काम हो जाएगा, आप उसको भीतर कहीं डाल देंगे स्टोर में, वो खत्म नहीं हो गई है। यहां तक कि आपने रिसाइकिल बिन में डाल दी है, तब भी खत्म नहीं हो गई है। जरूरत पड़ने पर उसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन हमेशा वो सामने नहीं है आपके। जब मैं कह रहा हूं अतीत से मुक्त हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, वो अपनी जगह रहेगी। जब आवश्यकता होगी किसी चीज की हमें, तब हम उसको रिकॉल करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और जब उपयोग हो गया उसे वापस अपनी जगह रख देंगे। वो 24 घंटे हमारे खोपड़ी में नहीं तैरती रहेगी अनावश्यक रूप से। भगवान बुद्ध ने एक शब्द उपयोग किया है, सम्यक स्मृति। ओशो ने जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है राइट माइंडफुलनेस। इस शिविर का शीर्षक भी हमने यही रखा है। ओशो के अंतिम प्रवचन का अंतिम शब्द है राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, सम्मा सति। बुद्ध की पाली भाषा में सम्मा सति। हमारी स्मृति सम्यक नहीं है, अनावश्यक कूड़े कचरे का ढेर है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, सुबह झाड़ू बुहारू लगाते हैं, पोंछा लगा देते हैं, पुराने गुलदस्ते को हटा देते हैं, नए फूल सजा लेते हैं। काश ऐसी ही सफाई हम अपने मन की भी करना सीख जाएं। जो व्यर्थ है उसको डिलीट करें, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं वो कभी काम नहीं आएगा। व्यर्थ का परिग्रह ना करें। आप सामान का परिग्रह कर लो, मुझे परहेज नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी खोपड़ी के अंदर परिग्रह करना बंद करो। यथासंभव साफ रखो। रोज डायनेमिक किया, 10 मिनट में झाड़ू बुहारी लगाई, 24 घंटे में जो इकट्ठा हो गया था सब धूल धमास हटाई। ताजे, जैसे कि नया बच्चा आज ही जन्मा हो, ऐसा फिर दिन की शुरुआत करो, और देखो फिर जीवन में कैसा आनंद आता है।